नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविकांत सर। आज फिर से आपका स्वागत है। कल हमने संधि टॉपिक में वर्ण में व्यंजनों का ज्ञान हो गया था हमें, तो एक व्यंजन बच गया था। कल मैंने आपको बताया था कि व्यंजनों को तीन भागों में बांटा गया है। व्यंजनों को तीन भाग बताए थे मैंने आपको। पहला बताया था आपको स्पर्श व्यंजन, दूसरा मैंने आपको बताया था ऊष्माण्य, और तीसरा व्यंजन है उसका नाम है अंतःस्थ है। यहां तक हमारी जानकारी हो गई थी। आज एक व्यंजन और है, अलग से है, उसको हम बोलेंगे संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है उसका भाई? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त का मतलब होता है दो वर्णों का जोड़, संयुक्त जुड़ना। दो से अधिक वर्णों का मेल क्या कहलाएगा? संयुक्त व्यंजन कहलाएगा। देखिए इनकी संख्या पहले तो कितनी थी? 4 थी। अब वर्तमान में कितनी है? इसकी संख्या 5 है। कौन कौन से हैं देखो। एक आता है अक्षय, एक आता है त्रैतरसुल, एक आता है अजैज्ञानी, इसके बाद में है श्रेयश्रमिक, और लास्ट में है हमारा क्या है? ध्यय। एग्जाम में शिक्षक भर्ती में भी ये प्रश्न पूछते हैं कि अक्षय होता है किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है, त्रैतरसुल होता है किन किन वर्णों से मिलकर बना होता है। तो अक्षय है, ये आएगा आधा क धन से। मैं इस प्लस को बार बार धन बोलूंगा, इसलिए कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा। आधा क धन से हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, क धन से धन ए, क्योंकि यहां पर पूरा स है, मूर्धन्य स है ये, और यहां पर क्या हो गया? इसको हलंत कर दिया तो इसमें ए निकाल दिया है। समझ में आ गई बात? त्रैतरसुल है तय धन रह, वही इस प्रकार लिख देंगे, आधा तय धन आधा रह धन ए। इसके बाद में है जय धन ये, फिर है स धन रे, और इसके बाद में है दय धन ये विद्यालय में प्रयुक्त होता है। विद्यालय इस प्रकार लिखते हैं। एक विद्यालय, आप इसको टुकड़ों में बांटेंगे तो विद्यालय में इस प्रकार लिखेंगे, विद्यालय। ठीक है। हमारे जो वर्ण विचार थे, हमने जो बेस था वो मजबूत हो गया हमारा। अब हम पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे, और संधि में इसकी परिभाषा लिखेंगे कि संधि कहते किसे हैं। 10वीं क्लास वालों के लिए 4 नंबर की संधि आएगी, 9th क्लास वाले के लिए 4 नंबर की संधि आएगी, 8 वाले के लिए स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी, वो रहेगी इसके लिए काम के लिए। 7वीं क्लास वालों की भी यही है स्वर संधि, 6ठी क्लास वालों की भी क्या है? स्वर संधि है। आइए देखते हैं संधि की परिभाषा। डेफिनेशन देखेंगे, और डेफिनेशन को मैं समझा दूंगा आपको कि दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। दो वर्णों के, सिंपल सी संधि है, दो वर्णों के, लिख लीजिएगा मेरे साथ साथ, परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? हम संधि कहते हैं। अब देखिएगा, समझेंगे इसको। देखो बेटा, उतारने के टाइम पर उतारो, और जब मैं समझा रहा हूं तब आप समझिएगा। ठीक है। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहेंगे। संस्कृत में संधि में दो भाग होते हैं, एक तो आता है प्रथम पद और एक आता है उत्तर पद। हम इसको प्रथम पद बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तर पद। बीच में रहता है धन का निशान, अर्थात प्लस का निशान रहता है। प्रथम पद को मैं पहला पद बोल सकता हूं, उत्तर पद को दूसरा पद बोल सकता हूं। प्रथम पद, उत्तर पद, पहला पद, दूसरा पद। ठीक है। प्रथम पद, द्वितीय पद, बार बार यही आएंगे आपके। अब परिभाषा के अकॉर्डिंग समझेंगे कि दो वर्णों के परस्पर मेल को, हमारे पास दो वर्ण आएंगे, एक वर्ण इधर आएगा और एक वर्ण क्या आएगा? इधर आएगा। प्रथम पद का तो हमेशा हम अंतिम वर्ण देखेंगे, और उत्तर पद का हम क्या देखेंगे? पहला वर्ण देखेंगे। अब इन दोनों की परिभाषा ये होगी, दो वर्णों का, इन दोनों का क्या होगा? परस्पर मेल होगा, तो क्या बन जाएगी? हमारी संधि बन जाएगी। परिभाषा हमारे समझ में आ गई होगी आपको।
अब आगे देखते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हमारे पास आता है क्या, अच संधि। इसका दूसरा नाम क्या है, स्वर संधि। ठीक है, इसके बाद में दूसरी संधि हमारी आती है। अब आप ये मेरे से नहीं प्रश्न आना चाहिए कि सर ये अच नाम कहां से आया, अच नाम क्यों पड़ा। मैंने आपको कल पिछली वीडियो में आपको बता दिया था मैंने। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है तो पहले पिछली वीडियो देखे, उसके बाद में ये संधि स्टार्ट करे। दूसरी है हमारे पास आती है हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। और तीसरी संधि हमारी आती है क्या, विसर्ग संधि। उतार लीजिए इसको। अब हम पहले पढ़ेंगे अच संधि की परिभाषा पढ़ेंगे कि अच संधि किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बहुत जरूरी है समझना भी। ऐसे तो किताबों में मिल जाती है लेकिन समझाना बहुत जरूरी है। अब देखिएगा सभी, आप सामने देखिएगा। संधि मैंने 3 भाग बता दी, अच संधि, हल संधि और विसर्ग संधि। अब अच संधि पहले तो मैं तीनों के क्या लिखाऊंगा, परिभाषा लिखाऊंगा, फिर इसके बाद में अच संधि पढ़ेंगे पूरी, फिर इसके बाद में हल संधि पढ़ेंगे और इसके बाद में क्या पढ़ेंगे, विसर्ग संधि पढ़ेंगे। अब अच संधि किसे कहते हैं लिखिएगा आप, जिसमें परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण स्वर हो। जिसमें परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण क्या हो, स्वर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे हम स्वर संधि बोलेंगे, अच संधि बोलेंगे। ठीक है, परिभाषा को समझेंगे कि क्या कह रही है परिभाषा। परिभाषा कह रही है कि हमारे पास 2 पद आते हैं, प्रथम पद आता है, एक आता है उत्तर पद आता है। अब प्रथम पद का जो हम अंतिम वर्ण देखेंगे, मैं बार बार यही बताऊंगा कि प्रथम पद का हम क्या देखेंगे, अंतिम पद देखेंगे, अंतिम वर्ण देखेंगे, और उत्तर पद का हम क्या देखेंगे, पहला वर्ण देखेंगे। प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या है हमारा, मान लीजिए स्वर है। स्वर मैंने आपको बता दिए, संस्कृत में 13 स्वर होते हैं और माहेश्वर सूत्र के अकॉर्डिंग कितने स्वर होते हैं, 9 स्वर होते हैं। स्वर इधर आ गया प्रथम पद में अंतिम वर्ण, और उत्तर पद का इधर क्या आ गया, स्वर आ गया। तो समझ लीजिएगा दोनों क्या हो गए, स्वर और स्वर। लिख रखा जिसमें परस्पर मिलने वाले दोनों वर्ण क्या हो, स्वर हो। अब ये दोनों वर्ण क्या है, स्वर है, इधर भी स्वर आ रहा है, इधर भी स्वर आ रहा है। एक उदाहरण देखिएगा, समझिएगा। मान लीजिए इधर ए है, ए हमारा क्या है, स्वर है, और इधर भी क्या है, ए है, तो दोनों स्वर आ रहे हैं, तो स्वर स्वर मिलकर कौन संधि बन गई है, स्वर संधि मिल गई है। अब देखिएगा यहां मान लीजिए यहां ए आ रहा है और इधर ई आ रहा है, तो भी दोनों क्या है, स्वर ही तो है। अब स्वर है तो क्या बन गया, स्वर संधि। अगर अब इसमें तीनों परिभाषा समझ में आ जाएंगे आपको, मैं लिखवा भी नहीं रहा हूं और तीनों परिभाषा समझ में आ जाएगी। इधर तो क्या आ गया, स्वर, इधर क्या आ गया, स्वर, दोनों क्या हो गए, स्वर संधि हो गई। ठीक है, अब बोलो, कई बच्चे बोलेंगे सर इधर एक साइड में स्वर आ जाए और एक साइड में व्यंजन आ जाए। भाई इधर स्वर है और इधर आ जाए क्या, व्यंजन, तो संधि कौन सी रहेगी, व्यंजन संधि रहेगी। एक तरफ में स्वर आ जाए, एक तरफ में व्यंजन आ जाए, संधि कौन सी रहेगी, व्यंजन संधि रहेगी। कई बच्चे बोलेंगे सर व्यंजन पहले भी सकती है, जरूर थोड़ी ना भाई स्वर पहले आए। हाँ इधर भी हो सकती है व्यंजन, कौन मना कर रहा है। ये व्यंजन इधर हो गई, इधर स्वर आ गया, तो भी संधि कौन सी रहेगी, व्यंजन संधि रहेगी। अगर बोल रहा है कि कोई बच्चे बोल रहे हैं कि सर दोनों साइड में व्यंजन हो तो कौन संधि रहेगी, जब भी कौन संधि रहेगी, व्यंजन संधि ही रहेगी। कहने का मतलब है कि प्रथम पद में और उत्तर पद में अगर दोनों में स्वर है तो स्वर संधि रहेगी। अगर एक पद में व्यंजन आ रहा है तो संधि कौन सी रहेगी,
व्यंजन संधि रहेगी। अब विसर्ग संधि की परिभाषा है कि प्रथम पद के अंत में, प्रथम पद के अंत में क्या रहे? विसर्ग रहे। पहचान यही है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग रहे और बाद वाले वर्ण से क्या बन जाएगा? वो मिल जाएगा और नया वर्ण बन जाएगा और नया शब्द बन जाएगा और वो संधि कौन सी कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। प्रथम पद के अंत में आपको सिर्फ विसर्ग देखना है और कुछ नहीं देखना है, बस समझ लेना ये विसर्ग संधि है। अब देखो उदाहरण दिखाता हूं मैं, स्वर संधि का एक उदाहरण दिखाता हूं। स्वर का उदाहरण है हमारे पास विद्या धन आलय। विद्या धन आलय देखिएगा। अब हमारे पास दो भाग हो गए, एक तो हो गया प्रथम भाग, एक हमारे पास दूसरा भाग। प्रथम पद दूसरा पद हो गया नहीं हो गया? अब प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है इसमें आ रहा है धा अर्थात आ, विद्यालय में आ रहा है। अब इसमें कौन सा दूसरा पद में क्या आ रहा है भाई? बताओ क्या आ रहा है? आ। अब दोनों क्या है? स्वर है नहीं है? तो स्वर है तो संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? विद्यालय। एक उदाहरण मान लीजिए और लिख देता हूं आपको, रमाधन ईश। रमाधन ईश, प्रथम पद हमारे पास ये है, उत्तर पद हमारे पास ये है। प्रथम पद में क्या आ रहा है? आ रहा है और उत्तर पद में हमारे पास क्या आ रहा है? ई आ रहा है और दोनों क्या है? ये हमारे स्वर है। तो संधि कौन सी कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। और रमाधन ईश बराबर क्या होता है? रमेश है। व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन में भी यही है, व्यंजन संधि में भी यही है कि उदाहरण हमारे पास है जगत धन ईश। जगत धन ईश क्या बनेगा? क्या बनेगा? पहले एक बार देख लेते हैं फिर बताते हैं क्या बनता है। अब ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर क्या है? तय, और तय हमारा क्या है? व्यंजन है। और इधर ई है, ये हमारा क्या है? स्वर है। तो एक व्यंजन और एक स्वर, संधि कौन सी हुई? व्यंजन संधि। और ये जगत धन ईश बराबर क्या बनता है? जगदीश है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं विसर्ग संधि के उदाहरण की बात कर रहा हूं मैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है, अब इसमें हमारे पास उदाहरण है मन धन रथ। प्रथम पद हमारे पास ये है, उत्तर पद ये है। अब प्रथम पद के अंत में मैंने क्या बताया था? विसर्ग बताया था। अब विसर्ग बताया तो प्रथम पद के अंत विसर्ग है ही। अब है तो क्या हो जाएगा? इसके पास क्या हो जाएगा? दूसरे वर्ण के साथ, दूसरे पद के साथ जुड़ जाएगा। अब ये बन जाएगा, कौन सा वर्ण बन जाएगा? मनोरथ है। बताओ समझ में आई परिभाषा? तीनों की परिभाषा समझ में आ गई ना? अब आपने बिना देखे, सॉरी बिना लिखे, आपने क्या हो गया? समझ में आ गई आपको। आपने लिखा ही नहीं, फिर भी आपके तीनों की परिभाषा समझ में आ गई है कि दोनों पद में अगर स्वर है तो स्वर संधि, एक पद में व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और पहले पद में अगर विसर्ग आ रही है तो कौन सी संधि कहलाएगी? विसर्ग संधि कहलाएगी। अब हम पढ़ते हैं स्वर संधि, और स्वर संधि के भाग पढ़ते हैं। स्वर संधि अर्थात अच संधि। उतार लीजिएगा बच्चों सारे। इसमें हम पहले लिखेंगे, पहली हमारी है, पहली संधि है सवर्ण दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि। सवर्ण दीर्घ अर्थात कौन संधि आएगी हमारी? ये दीर्घ संधि आएगी। इसका सूत्र होता है हमारे पास अक सवर्ण दीर्घ। इसका सूत्र है अक सवर्ण दीर्घ। अक सवर्ण दीर्घ। अक के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। अर्थात दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। दीर्घ का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा। लिखो परिभाषा, यदि, सिंपल सी परिभाषा लिखाऊंगा आपको मैं, हाँ लिखिएगा, यदि ए ई उ
री। यदि ए, ई, उ और री ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ, ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्णों के सामने यदि ए, ई, उ, री ह्रस्व अथवा दीर्घ वर्णों के सामने क्या आ जाए? ए, ई, उ, री ह्रस्व के सामने क्या आ जाए? यही आ जाए, ए आ जाए, ई आ जाए, उ, री ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आता है, दीर्घ वर्ण आता है, वहां दीर्घ संधि होती है, वहां दीर्घ संधि होती है। देखिएगा परिभाषा लिखवा दी है, समझ में आपको अभी आ जाएगा, थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा। और जब तक मैं एक संधि कंप्लीट नहीं करूं तब तक आप मेरे को ये मत कहना कि सर समझ में नहीं आया, कंप्लीट कर दो तब बोलोगे सर हाँ अब हमें समझ में आ गया है। इस संधि में चाहे कोई प्रश्न पूछ लीजिएगा हम बता देंगे, ठीक है। अब देखिए दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, अभी हम आपको लिखवा रहे हैं, इसके नियम लिखवा रहे हैं और समझ में बिल्कुल आ जाएगा आपके। परिभाषा कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि यह प्रथम पद है और यह उत्तर पद है। अब प्रथम पद में अगर स्वर है, स्वर का मतलब है ए है, ई है, उ है, री है, ठीक है भाई, बताया था ना ह्रस्व। अब दीर्घ की बात करें 8 आ जाएंगे, कौन से दीर्घ स्वर आ जाएंगे? 8 दीर्घ स्वर कौन से हैं? कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, बड़ी री, बड़ी री, बस इनके 4 इसके हैं, 4 भी आ जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे? ये क्या हो जाएंगे? अब देखो ए इधर आ गया और इधर भी क्या आ गया है? ए आ गया। अब इधर ए है और इधर भी ए है, तो समान स्वर तो हो रहे हैं, समान हो रहे हैं, समान स्वर आने चाहिए। कहने का मतलब यह है अगर इधर ए आ रहा है इधर आ रहा है, दोनों क्या है? समान ही है, दोनों क्या है? समान ही है। अगर इधर ई आ रहा है और इधर ई आ रहा है तो क्या हो जाएगा? ये भी क्या है? समान स्वर है। अगर इधर ई आ रहा है और इधर ई आ रहा है तो भी क्या है? ये समान स्वर ही है। देखिएगा अभी आपकी कंफ्यूज दूर हो जाएगी। पहला नियम आता है हमारा, नियम नंबर 1, ए धन ए बराबर हमारा क्या बनेगा? आ बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं प्रथम पद में ए है और उत्तर पद में आ है तो हमारा क्या बनेगा? आ बनेगा। अगर प्रथम पद में आ है और उत्तर पद में भी क्या है? आ है, तो भी क्या बनेगा भाई? आ ही बनेगा, ठीक है। और भी है, प्रथम पद में आ रहा है और उत्तर पद में ए आ रहा है तो भी हमारा क्या बनेगा? आ ही बनेगा। कहने का मतलब है समान स्वर आ रहे हैं, चाहे वो ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, तो किसकी मानी जाएगी? दीर्घ की मान जाएगी, बड़े की मानी जाएगी बात, ठीक है। चाहे इधर आ जाए चाहे इधर आ जाए, क्या रहेगा? दीर्घ रहेगा। अभी मैंने उदाहरण बताया तो था आपको कि विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, प्रथम पद में आ रहा है और उत्तर पद में क्या आ रहा है? आ रहा है, दोनों वर्ण मिल गए और दोनों वर्ण मिलकर क्या बन गया? आ। तो ये क्या हो गया? विद्या, दोनों वर्ण मिलकर क्या हो गया? विद्या। अब क्या लिख देंगे? लय, विद्यालय। विद्याधन आलय क्या बन जाएगा? विद्यालय। और भी हमारे पास उदाहरण है, मान लीजिए उदाहरण आ गया
मूर्धन अरे, मूर्धन अरे। प्रथम पद ये रहा, उत्तर पद ये रहा। प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है ए है, और उत्तर पद का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, सॉरी उत्तर पद का पहला वर्ण क्या है, ए है। ए और ए मिलकर क्या बनेंगे, आ। ए और ए मिलकर क्या बनेंगे, आ। तो ये क्या हो जाएगा, मू रे, रे में यहाँ की मात्रा जोड़ेंगे आ, और क्या बनेगा, री, मुरारी। समझ में आपको आ गया होगा, समझ में आपको आ गया होगा। इसी प्रकार ये है ई धन ई बराबर क्या बनेगा, ई। दूसरा नियम हमारे पास ये है, ई धन ई बराबर ई बनेगा, बड़ी ई बनेगा। बड़ी ई धन छोटी ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। और बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ई बनेगा। ठीक है, और छोटी ई धन बड़ी ई बराबर क्या बनेगा, बड़ी ही बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार ये आएगा, और इसी प्रकार ऊ का आएगा। ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या होगा, बड़ा ऊ। बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। और बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, ये बनेंगे। इसी प्रकार री की भी यही आएगी, छोटी री धन छोटी री बराबर क्या बनेगा भाई, बड़ी री। ठीक है, बड़ी री धन छोटी री बराबर क्या बनेगी, बड़ी री। ठीक है, ये हमारे पास हो गए हैं। अब आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, आपको खुद को करना है। ये मैं मिटा रहा हूं, इसके बाद हमारी ये संधि खत्म हो जाएगी। आप बताओ ये संधि समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई आपको, सर आई है। अभी एक दो उदाहरण आप खुद करोगे तब समझ में आ जाएगा कि हाँ जी सही लिखवा रहे हैं सर। महेंद्र, महेंद्र। पहले तो हम देखते हैं, एक उदाहरण देख लीजिएगा। महेंद्र किस प्रकार बना है, नहीं ये महेंद्र इसका उदाहरण नहीं है, हाँ सही है महेंद्र, महीधन इंद्र है ना, सही है हाँ, महीधन इंद्र, महीधन इंद्र। अब ई इधर आ रही है, ई इधर आ रही है, तो क्या हो गया, क्या हो गया, बड़ी हो गया। ई इधर है, बड़ी इधर है, और छोटी इधर है, दोनों क्या हो गए, बड़ी आ रहे, तो क्या बन जाएगा, महेंद्र। अब आप खुद करोगे, एक लिखिएगा, कवि धन इंद्र, दूसरा है रवि धन इंद्र। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये महेंद्र को इस प्रकार लिख सकते हैं, महीधन इंद्र, क्योंकि इधर भी तो छोटी आ रही है, और इधर भी देखो, इधर भी छोटी आ रही है और इधर भी छोटी आ रही है, तो मिलकर क्या बनता है, बड़ी ही बनता है। भाई बात तो आपकी सही है, लेकिन जो शुद्ध है ना, महीधन, मही ये है तो ये शुद्ध रहेगा। ठीक है ना, ये शब्द आपको याद करने पड़ेंगे। अब मान लीजिए मैं आपको ये लिखूं इंद्र है, भाई इंद्र, अगर यहां इंद्र को इस प्रकार लिख दो तो इंद्र शुद्ध नहीं माना जाएगा, कि ये माना जाएगा, ये क्या माना जाएगा, अशुद्ध माना जाएगा। इसलिए ये शब्द है ना आपको थोड़े बहुत तो देखने ही पड़ेंगे कि ये मही इस प्रकार लिखते हैं, इंद्र इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, रवि धन इंद्र आ गया। अब लिखो भानुदय, भानुधन उदय। ठीक है, और भी उदाहरण देखता हूं मैं। वधु, चौथा है वधु धन उदय। ठीक है, इसके बाद में है पितृधन ऋणम। अब देखिएगा पांचों उदाहरण देखिएगा, पितृधन ऋणम। अब इधर री की मात्रा आ रही है, छोटी री की मात्रा, इधर छोटी री की मात्रा है, तो क्या हो जाएगा, ये बड़ी री हो जाएगा, और ये बन जाएगा, एक तो ये मात्रा हो गई और एक ये बड़ी री हो गई, पितृणम। ठीक है, हाँ अब ये विच्छेद तो आपको आ गया, शब्द बनाना भी देख लीजिएगा। इसमें किस प्रकार बनेगा, मान लीजिए लघुर्मी आ गया, लघुर्मी, लघुर्मी शब्द आ गया। अब लघुर्मी शब्द में इसका विच्छेद करेंगे, पहले सामान्य देखेगा, उतारने में मत जाइएगा। मैं ये उदाहरण उतार ले, आप स्किप मत कीजिएगा, और आप है ना
वीडियो को रोककर आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। पहले देखिएगा लघुर्मी। अब आपको किस प्रकार पहचानना है, प्रश्न आ जाएगा लघुर्मी शब्द में संधि कौन सी चीज के विच्छेद कीजिएगा, कैसे पहचानेंगे। देखिएगा हमारे पास उ की मात्रा बड़ी आ रही है, बड़ी आ रही है तो समझ लीजिएगा ये कौन संधि है, कौन संधि है, दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। अब लघु, लघु इस प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार लिखते हैं। कभी आपने इसी प्रकार नहीं देखा होगा, नहीं देखा है तो नहीं देखा है भाई, शुद्ध जो है वही लिखेंगे। लघु धन उर्मी, क्या बनेगा, लघुर्मी। लघु धन उर्मी। क्या मैंने उर्मी सही लिख रखा है क्या, अब बताओ उर्मी सही लिख रखा है, आपको दिख रहा है सही, नहीं सही है, क्योंकि ये क्या आएगा, लघुर्मी में वो बढ़ाएगा। तो लघु धन उर्मी बराबर क्या बनेगा, लघुर्मी। ठीक है। अब देखो ये भानु में नू छोटा है, और जब बढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। तो ये हो जाएगा कवि धनेन्द्र बराबर क्या बनेगा, कविंद्र। रवि धनेन्द्र बराबर क्या बनेगा, रविंद्र। भानु धनुदय बराबर क्या बनेगा, भानुदय। वधु धनुदय बराबर क्या बनेगा, वधुदय। और बस यही है, ये देख लीजिएगा ऐसे हैं। अब एक दो उदाहरण मैं आपको और दे देता हूं, घर के लिए दे देता हूं, आप उसको कर कर देखना। ठीक है, लिखिएगा। उतार लेनी है सभी ने, बच्चों ने। पहला है महेश्वर, महेश्वर। दूसरा आता है मुनि धन ईश्वर, मुनि धनेश्वर। तीसरा आता है पाठ धन आरंभ, आरंभ है। ये तीन उदाहरण आपको दिए हैं, तीनों उदाहरणों का आपको करना है। ये हमारी कौन संधि हो गई है, दीर्घ संधि खत्म हो गई है। दीर्घ संधि के बाद में हम अगली संधि पढ़ेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना कर अपनी वाणी को विराम देता हूं। आपको ये कहना चाहता हूं, लास्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि आप अपनी वीडियो को, जो हमारी वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम आपके लिए और नई वीडियो लेकर आए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।